नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, RO का फार्म आ चुका है। आप सभी ने फार्म फिल कर दिया होगा, तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लग गए होंगे। उसी क्रम में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं RO टेस्ट सीरीज। इसमें सभी टाइप के प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स, सभी जितने भी GS हैं, साइंस, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, जितने भी हैं सभी को लिया गया है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। यहाँ तक उम्मीद है लगभग 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं टेस्ट सीरीज से आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है चंद्रमा के बारे में। हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और कुंड पाए जाते हैं। आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब आपको इनके 4 कूट दिए हैं, ऑप्शन दिए, हमको चेक करना है। तो यहाँ सही हो रहा है, कथन सही है। हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और कुंड पाए जाते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा बी, केवल 1 और 2, 3। आइए कुछ इसके और फैक्ट देखते हैं। चंद्रमा, जिसे हम लगभग प्रत्येक दिन देखते हैं, पृथ्वी का एक विशिष्ट प्राकृतिक उपग्रह है। इसका तात्पर्य यह है कि चंद्रमा एक पारंपरिक तरीके से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी और नियमित उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण इसे अपने कक्ष में रखता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। क्लियर है? कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या देखते हैं। चंद्रमा की सतह चट्टानों और मुक्त मिट्टी से ढकी हुई है, जिसे हम चंद्र मिट्टी भी कहते हैं। इसकी सतह से टकराने वाले उल्कापिंडों के कारण यह विभिन्न आकारों के गड्ढों से भरा हुआ है। यहाँ गड्ढे कैसे बने? उल्कापिंडों के टकराने की वजह से। पृथ्वी ग्रह पर ये उल्कापिंड जमीन पर आने से पहले ही पर्यावरण में नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाता। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सिर्फ सूर्य के प्रकाश से ही प्रतिबिंबित होता है, प्रकाशित होता है। चंद्रमा का केवल वह पक्ष जो सूर्य की ओर उन्मुख होता है, इस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है, सुंदर दिख सकता है। विपरीत पक्ष धुंधला लगता है। इसका विपरीत पक्ष क्या होता है? धुंधला लगता है। जैसे यह अंतरिक्षीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, हम सूर्य द्वारा प्रबुद्ध स्थान के विभिन्न उपायों को देख सकते हैं। नतीजतन ऐसा लगता है कि यह अपना आकार बदलता है, जिसे चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण है कि नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। कितना? 27 दिन। ये कुछ एडिशनल फैक्ट थे। आइए अगले प्रश्न की ओर। एक भू स्थिर उपग्रह किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? एक जो भू स्थिर उपग्रह किस ऊंचाई पर भ्रमण करता है, तो यह करता है आपका 36,000 किलोमीटर भूमध्यरेखीय तल पर। कहाँ? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कुछ फैक्ट। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर कक्षा एक गोलाकार कक्ष होता है। कैसा होता है? गोलाकार कक्ष होता है। यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित है। भू स्थिर उपग्रह रेखा के समांतर एक कक्षा का अनुसरण करता है और पृथ्वी के समान 24 घंटे की अवधि के साथ घूमता है। नतीजतन यह पृथ्वी की सतह के संबंध में गतिहीन प्रतीत होता है। ये देख रहे हैं उपग्रह, ये घूम रहा है यहाँ पास पृथ्वी के चारों ओर। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध है? आपको बायो पेटेंट
कितने वर्ष तक वैध होता है? यह होता है आपका 20 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक आपका बायो पेटेंट वैध है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि लगभग 20 वर्ष है। भारत में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 ने धारा 3J पेश की गई, जिसमें सूक्ष्म जीवों के अलावा पूरे या किसी भी हिस्से में पौधों और पशुओं के पेटेंट पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रजातियों, किस्मों, बीजों और अनिवार्य रूप से उत्पादन के लिए जैविक प्रक्रियाओं और पौधों और जंतुओं का प्रजनन शामिल है। इसरो द्वारा प्रारंभ किए गए जियो स्टेशनरी और भू समकालिक उपग्रहों के नियंत्रण और मॉनिटर करने का उत्तराधिकारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MSF स्थित है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में, हसन कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यह है हसन कर्नाटक में। कहाँ है? हसन कर्नाटक में। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MSF इसरो द्वारा प्रक्षेपित जियो स्टेशनरी भू समकालिक उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक उत्तरदायी संस्था है। यह कहाँ है? हसन कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कुछ एडिशनल देख लेते हैं। इसरो आप सब जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म। इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष हैं श्री S सोमनाथ। अभी इसरो के माध्यम से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। हल्दिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दिया का बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का बंदरगाह है। इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो भैया यह पश्चिमी तट का नहीं है, यह कहाँ का है? पूर्वी तट का। इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या सही होगा? केवल 2, बी नंबर। धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय स्थल है? तो यह है 40वां। कौन सा है? 40वां है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल होने वाले भारतीय धरोहर 40वां है। और धौलावीरा स्थित कहाँ है? यह स्थित है गुजरात में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी? यह हत्या हुई थी, इसकी हत्या हुई थी अंडमान और निकोबार में। कुछ फैक्ट देखते हैं। 1872 में शेर अली द्वारा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। कहाँ? 1872 में की जाती है। किसके द्वारा? शेर अली के द्वारा। शेर अली ने लॉर्ड मेयर को छुरा घोंप कर मार डाला था, जिस कारण अंडमान द्वीप समूह में दंड समझौते के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। लॉर्ड मेयो थे कौन? लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय रहे। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना इन्होंने खुलवाया था। भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना इन्होंने की। कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना कराई। राज्य रेलवे का पुनर्स्थापना इसने कराया, लॉर्ड मेयो ने। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? आपके पास 4 ऑप्शन। कश्मीर फाइल्स, द एलिफेंट विस्पर, नाथुराम गोडसे द शूटर, अर्थ इन द डेंजर जोन। ये थी द एलिफेंट विस्पर्स। कौन है? द एलिफेंट विस्पर्स। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में भारत में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यह है, आप सबने देखा होगा हाल के न्यूज में, बिहार। जातिगत जनगणना किसने कराई? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में
जात आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू किया, जो कि 21 जनवरी को समाप्त हुआ। प्रथम चरण में राज्य के सभी परिवारों की संख्या की गणना कर रिकॉर्ड किया गया। सर्वेक्षण दूसरे क्रम में, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ, घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि को एकत्रित किया गया। यह सर्वेक्षण 31 मई 2023 को समाप्त हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उस समय महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे उस टाइम इनकी उम्र थी 45 वर्ष। कितनी थी? 45 वर्ष। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं गांधी जी से संबंधित। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, सबको पता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। उस समय इनकी उम्र थी 45 वर्ष 3 माह 7 दिन। भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रहों आंदोलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में भारत लौटे। इन्होंने जब भारत वापस आए तो उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम पहला इनका आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू किया 1919 से 1921। इसके बाद 1920-22 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलनों पर बातचीत की। इन्होंने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड भी गए। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की? 1942 में। ये कुछ फैक्ट थे गांधी जी संबंधित। 1299-1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस टाइम पर था सुल्तान, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। उस समय था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सही होगा यहाँ पास ए। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया था? 2 बार। पहला 1299 में, फिर 1302-3 के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक गैरीसन शहर का निर्माण कराया। सिरी नामक एक नए गैरीसन शहर का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। मोहम्मद तुगलक ने प्रशासनिक उपाय विफल रहे। कश्मीर में उनका एक आपदा अभियान भी था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनको कूट को जोड़ी मिलाना है, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र वाकी, वी.डी. सावरकर, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उधर उनके किए गए संस्थापक किस चीज़ के रहे वो बताना है आपको। तो बताइए क्या होगा? प्रफुल्ल चंद्र चाकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वी.डी. सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारियों के युगांतर समूह से जुड़े थे। सचिन सान्याल हिंदू महासभा से जुड़े एक भारतीय कार्यकर्ता थे। रास बिहारी बोस गदर विद्रोह के आयोजकों में से एक थे। हिंदू महासभा की जापानी शाखा के संस्थापक थे। मतलब सभी इसके सामने सामने सही हो रहे हैं। मतलब इसका आंसर क्या सही होगा? ए। प्रफुल्ल चंद्र चाकी एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारियों के युगांतर समूह से जुड़े थे। वी.डी. सावरकर, सॉरी वहाँ गलत बताया दिया हमने। यहाँ क्या होगा देख पा रहे हैं?
वीडी सावरकर हिंदू सभा से जुड़े एक भारतीय कार्यकर्ता थे। ठीक, इसके अलावा सचिन सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। रास बिहारी बोस गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे और हिंदू महासभा जापानीज के संस्थापक थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेख नईमुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखी गई थी जहां आरा के द्वारा। किसके द्वारा? जहां आरा बेगम शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। जहां आरा ने लिखा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? जो अनुसूचित जनजाति थे उनका प्रतिशत कितना था? तो यह है 8.6%। कितना है? 8.6%। जनगणना किसी दी गई आबादी के सदस्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से गणना प्राप्त करने और जानकारी दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। 2011 में अनुसूचित जाति लगभग 8.6% थे कुल भारत की आबादी का। अनुसूचित जाति जो एससी थे वो 16.6% थे। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश में जो हमारे अनुसूचित जाति यानी एससी के हैं वो 16.6 और एसटी 8.6% है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यह है पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कुवारी रोडोडेंड्रोन जंगलों के साथ एक उच्च ऊंचाई वाला पार्क है जिसे 1986 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह 1992 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। उनमें से कौन है? आपको बताना है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर या जिम कॉर्बेट। यह है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी। मन्नार बायो रिजर्व की खाड़ी। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी श्रीलंका से भारत के दक्षिण पूर्व तट पर लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको आप पढ़ लेंगे, 10,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में मुहाना, समुद्र तट और निकटवर्ती पर्यावरण के जंगलों के साथ 21 द्वीप शामिल हैं जिसमें अलगल समुदायों, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ एक समुद्री कटक भी शामिल है। मन्नार की खाड़ी है अलग अलग तटीय पारिस्थितिक तंत्रों से संपन्न है। यहाँ प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास के बिस्तर और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यह अपनी असाधारण जैविक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण वैश्विक महत्व की समुद्र में विविधता भंडार है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोहन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? सोहन नाम की एक चिड़िया है, वह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? आपके पास 4, केवलादेव, राष्ट्रीय मरु उद्यान, काजीरंगा या रणथंभौर। ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मरु उद्यान। सोहन चिड़िया या गोंडा वन या बड़ा भारतीय तिलोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम आर्डेओटियस निग्रेसिप्स है। यह भारत के शुष्क घास भूमि और भारत में सटे सीमावर्ती पाकिस्तान के चंद क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी पक्षी है, जो उड़ते पक्षी हैं
वो क्या है, सबसे अधिक वजनी है। बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। यह राजस्थान राज्य का पक्षी है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर। आपको बताना है तो यह है जैसलमेर बाड़मेर में। कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर सी। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में अवस्थित है। यह जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर है। यह उद्यान न केवल राज्य का सबसे बड़ा उद्यान बल्कि पूरे भारत में इसके बराबर कोई मरु राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। उद्यान काफ़ी बड़ा भाग लुप्त हो चुकी नमक की झीलों की तलहटी और कटीली झाड़ियों से परिपूर्ण है। इसके साथ ही रेत के टीलों का भी हम बहुतायत क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अधिनियम 1973 के रूप में शुरू किया गया था? ऐसे कौन सा वन्यजीव अभियान था जो 1973 में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या शुरू किया था? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू किया गया। यह एक किस लिए किया गया था? बाघ के संरक्षण के लिए। 1970 में भारत में केवल 1800 बाघ थे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और ग्रह को गर्म करती हैं, जैसे पृथ्वी को। इन गैसों में ग्रीन हाउस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, फ्लोरिनेटेड गैस और जल वाष्प हैं। ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें प्रमुख गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। ये वातावरण में ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और इसे अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। इस ऊष्मा के अवशोषित करने से वैश्विक तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम पूछा है तो यह दिया था अरस्तु ने। किसने दिया? अरस्तु ने। तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई है? तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। कितना है? 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तुल्यकाली उपग्रह एक कक्षा में घूमता है जो पृथ्वी के विषुवतीय तल के साथ संरेखित होती है। इसकी घूर्णन की दिशा वही होती है जो पृथ्वी अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर, जो पृथ्वी की होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यह पृथ्वी के समान कोणीय गति से घूर्णन करता घूमता है। अगले प्रश्न की ओर, कृत्रिम उपग्रहों के लिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? जो हमारे उपग्रह गए हैं उनके लिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है, आपको बताना है। सिंपल सा है, पवन, हाइड्रो, सौर या गतिज। क्या है? सौर। सूर्य का प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल विद्युत ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल और प्रकाश वोल्टिक सेल में किया जाता है। वे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश वोल्टिक प्रभाव का उपयोग करते हैं। प्रकाश वोल्टिक प्रभाव वह प्रभाव है जिसके कारण कुछ अर्धचालक पदार्थों में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सोलर सेल एक पीएन डायोड है। सोलर सेल कैसा है? पीएन डायोड है। सोलर पैनल उपग्रहों पर लगे होते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में
सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इससे विद्युत प्रवाह में परिवर्तित कर देता है। सूर्य ऊर्जा एक बहुत शक्तिशाली, स्वच्छ और सुविधाजनक ऊर्जा का स्रोत है। आइए अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की अवधि के समान कक्षीय अवधि वाले उपग्रह को के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है भू स्थिर उपग्रह। किस स्थिर में? भू स्थिर उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी। इसे जियोसिंक्रोनस भूमध्य रेखीय कक्षा भी कहा जाता है और यह कम झुकाव वाली कक्षा है। इसमें रखे गए उपग्रह स्थिर दिखाई देते हैं। उनके पास एक कक्षीय अवधि होती है जो पृथ्वी के घूर्णन की अवधि के समान होती है। मतलब क्या है? सी। इसके लिए उपग्रह प्रत्येक दिन एक ही समय पर आकाश में एक बिंदु पर लौटता है। संचार उपग्रहों को अक्सर भू-स्थैतिक कक्षा में ही रखा जाता है। जो हमारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं? भू-स्थैतिक कक्षा में। इससे अर्थ एंटीना के लिए बिना घुमाए उन्हें ट्रैक करना आसान हो जाता है। भू-स्थैतिक कक्षा में रखे गए उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सीधे ऊपर की ओर होते हैं। एक प्रेक्षक जो पृथ्वी के ध्रुव के निकट है वे आकाश में नीचे दिखाई देंगे। इसरो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट को भू-स्थैतिक कक्षा में रखा गया है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। प्रश्न संख्या 26। एक भू समकालिक उपग्रह को ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए जिससे कि वह गति करे। कहाँ रखा जाना चाहिए? भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्रुवीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्रुवीय तल में दक्षिण से उत्तर की ओर, या भूमध्य रेखीय तल में दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यह रखा जाना चाहिए भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करें। एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है जो उसी समय पृथ्वी के चारों ओर घूमता है जब पृथ्वी अपने अक्ष के साथ घूमती है। क्लियर? परिक्रमण के समान समय के कारण यह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है, इसीलिए इसे भू स्थिर कहा जाता है। भू से स्थिर, स्थिर दिखाई देता है, इसीलिए इसे भू स्थिर कहा जाता है। भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 35,800 किलोमीटर पर रखा गया है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। एक भू स्थिर उपग्रह को भू समकालिक उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाता है। हम जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमता है। याद रखिए फैक्ट। जो फैक्ट आपको भूल रहे हैं, जो नहीं याद हैं, आप उनको कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। इसलिए उपग्रह को पृथ्वी से स्थिर दिखने के लिए भूमध्य रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। संचार उपग्रहों को रखा गया है, कहाँ रखा गया है आपको बताना है। तो जो संचार उपग्रह रखे गए हैं भू स्थिर कक्षाओं में, कहाँ? भू स्थिर कक्षाओं में। आपका नंबर सी। संचार उपग्रह कहाँ रखे गए हैं? भू स्थिर कक्षाओं में। एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है जो उसी समय पृथ्वी के चारों ओर घूमता है जब पृथ्वी अपने साथ अक्ष के साथ घूमती है। भू स्थिर कक्षाओं में उपग्रह ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के बिंदुओं से स्थिर दिखाई देते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं पूरे ये फैक्ट। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होता है? 28 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र में अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाता है। तो आपको बताना है यह होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ये पृथ्वी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तब गुरुत्वीय त्वरण कम होता है।
ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी निम्नलिखित 4 कारकों से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। पृथ्वी के आकार, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं बल्कि क्या है, एक चपटी गोलाकार है। गुरुत्वीय त्वरण किन रूप में प्रभावित होता है? पृथ्वी के आकार पर, पृथ्वी की घूर्णन गति पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से गहराई। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोलाकार नौकर एक चपटी आकार की है। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या, ध्रुवों के पास त्रिज्या इसकी विश्व त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर छोटी है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय मान लगभग कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण घटता है जबकि कोई व्यक्ति ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है। प्रश्न संख्या 29, भूस्थैतिक उपग्रह का कौन सा भौतिक गुण पृथ्वी के भौतिक गुण के समान है? तो वह होता है कोणीय वेग। क्या होता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग होता क्या, कुछ देखते हैं। इसे पृथ्वी के विषुवतीय तल के साथ संकेंद्रित कक्षा समतली में घूमना चाहिए। इसके घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर होनी चाहिए। पृथ्वी के परितः इसका परिक्रमण काल ठीक वही होना चाहिए जो पृथ्वी अपनी दूरी पर करती है, मतलब 24 घंटे की। इसका कोणीय वेग पृथ्वी के समान होता है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग न्यूनतम विचलित होता है? अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिज्म के द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग न्यूनतम विचलित होता है? तो वह है लाल रंग। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका विक्षेपण बहुत कम होता है, यह फैलता कम है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कुछ समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरने पर सफेद प्रकाश की किरण का अपने अवयवी रंगों में वियोजित होने की घटना है। प्राप्त 7 रंगों के बैंड को दृश्यमान स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सफ़ेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद प्रकाश में रंग कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक प्रिज्म के माध्यम से होता है तो अधिकतम विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। सर्वाधिक प्रकाश फैलेगा बैगनी और न्यूनतम कौन फैलेगा? लाल रंग का। क्लियर। पॉलिटी से क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी आवश्यक होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए पंचायतों में, मतलब ग्राम पंचायतों में कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारतीय संशोधन में शामिल किया गया। इसके 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर यानी तालुक मंडल स्तर और जिला स्तर। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनिवार्य प्रावधान क्या थे? गाँवों में ग्राम सभा का आयोजन। किसका? ग्राम सभा का आयोजन। पंचायत 3 स्तर की होगी, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की। पंचायतों की सभी सीटों पर सीधा चुनाव होगा, डायरेक्ट ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष होगा, पहले बीडीसी चुने जाते हैं और जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, उनके माध्यम से इसका अध्यक्ष चुना जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत के अध्यक्ष अन्य सदस्यों के मतदान का अधिकार है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल भी कितना है? 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। ये रहा 73वें संविधान संशोधन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। कुछ और हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित किया गया। किसी भी पंचायत के अतिक्रमण की स्थिति में 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे। अधिक्रमण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या संस्था को दबा या हटा देना और
उसके अधिकार अपने हाथ में लेना या किसी दूसरे को दे देना। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना होती है। ठीक, राज्य सरकारें चुनाव करवाती हैं। निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है कॉलेजियम, अपीली क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो ये हैं सभी कहाँ है, किससे संबंधित हैं? न्यायालय से हैं। ऑप्शन नंबर डी। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए होती है। इसमें क्या होता है? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई, न कि संसद के एक अधिनियम या संविधान का एक प्रावधान द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम द्वारा ही की जाती है। कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाते हैं के बाद ही सरकार की भूमिका होती है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट सरकार से स्वतंत्र है, स्वतंत्र बॉडी है। अपीली न्यायिक क्षेत्र क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके अपीली क्षेत्र को विभाजित किया जा सकता है। यहाँ कैसे मामले आएंगे? संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले, मतलब सिविल और आपराधिक मामले, दीवानी मामले चाहे कोई भी संवैधानिक प्रश्न हो, आपराधिक मामले चाहे हो कोई भी संवैधानिक सवाल हो। मूल, प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार, एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की इकाइयों, विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यह कैसे विवाद हो? केंद्र या राज्य के बीच विवाद हो, या केंद्र और कोई राज्य या दूसरी तरफ से एक या अधिक से राज्य या 2 राज्यों के बीच विवाद होता है तो कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न संख्या 33 देखिए, प्रश्न संख्या 33, राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व में शामिल है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व में शामिल है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, जो भारत के राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो सदस्य, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, मतलब यह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं, कैसे इसका चुनाव होता है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा या राज्यों के विधान परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। संरचना, इसके पास शक्ति क्या है? संविधान का अनुच्छेद 60 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई। अनुच्छेद 80 के तहत इसके अधिकतम संख्या कितना है? 250, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मतलब 238 पर ही चुनाव होते हैं। यह कहाँ से होते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ कथन एक सही हो गया। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही है। 3 भी सही, मतलब इसका आंसर क्या सही हुआ था? 3।
प्रश्न संख्या 34 है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट विद सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो देखते रहिए। प्रश्न संख्या 34, 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, किसका किया गया था? निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो यह किया गया था निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। न्यायिक शक्तियों का नहीं, न्यायिक शक्तियाँ अपनी जगह पर स्थिर हैं। क्लियर? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से निम्न विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियाँ, पंचायतें 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G में वर्णित विषयों सहित पंचायतों के विभिन्न स्तरों के लिए कानून द्वारा न्याय विषयों के संबंध में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करती हैं। मतलब यहाँ आप नंबर मतलब जो कथन एक था वो सही हुआ। प्रशासनिक शक्तियाँ, उपायुक्त के स्तर पर एक अधिकारी जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वित्तीय शक्तियाँ, सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग अनुच्छेद 243 की स्थापना करें जिसके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जाएंगे। संपूर्ण व्यवस्था, इसने केंद्र और राज्य सरकार के बाद कार्यपालिका की तीसरी इकाई माना गया। ऑप्शन नंबर जो कथन 2 है वो क्या है? सही है। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 में भारत में न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तरों को इस प्रकार विभाजित किया जाए: जिला स्तर, राज्य स्तर और शीर्ष सर्वोच्च स्तर। लेकिन जो इसमें नहीं आता। ठीक, कथन 3 सही नहीं है। आइए प्रश्न 35 को देखते हैं। ये 34 प्रश्न फिर से यहाँ कॉपी हो गया है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उनके कर्तव्यों के पालन में सहायता सलाह देगी, सिवाय उन मामलों जहां उनके विवेक से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यदि प्रश्न यह उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल के कार्यों पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि स्वविवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंतिम निर्णय किसका होगा? राज्यपाल को होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट, अनुच्छेद 164 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 164 के तहत। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों ने विधानसभा के समक्ष अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी साझा की है। शपथ लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी बोलते हैं, मैं शपथ खाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कभी भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितना समय लगा था? आप सबको महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें सब खास नहीं है। देखते हैं संविधान निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 1949 में 26 नवंबर को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। मई 1949 इस दिन राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। मई 1949 में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। याद रखिए 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी 1950 इस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 इस दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र भी आयोजित किया था इसी दिन। क्लियर? वर्ष 1921 में 37 नंबर
वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपको बताना है। तो यह की थी लाला लाजपत राय ने। किसने की? लाला लाजपत राय ने। सॉरी, लाला लाजपत राय ने अकाल पीड़ितों की, जो अकाल से पीड़ित लोग थे, उनकी मदद के लिए और उन्हें मिशनरियों की चंगुल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन, हिंदू रिलीफ मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की थी। 38 नंबर प्रश्न, भारत का मूल संविधान धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को परिभाषित करता है। जो हमारा मूल संविधान है धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को परिभाषित करता है। समाजवाद शब्द संविधान के प्रस्तावना में मूल संरचना का हिस्सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 कथन दिए हैं, इन पर विचार करना है। दोनों सही हैं, इसमें एक सही है या कोई सही नहीं है, बताइए। यहाँ पर कोई नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी। आइए कैसे? जब संविधान सभा ने देश का संविधान लिखा तो उस समय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और इंटीग्रिटी, अखंडता शब्द नहीं थे। मतलब यह क्या थे? नहीं थे। जो संविधान के धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अतः यह कथन सही नहीं है। क्लियर? और ना ही दूसरा सही है। ठीक, समाजवाद शब्द भी, क्योंकि तीनों दे दिया है आपके सामने। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता तीनों कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। और क्या कह रहा है कि मूल संविधान में थे, ये नहीं थे। मतलब दोनों क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ये नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, शेष 10 अस्थायी सदस्य द्वारा कितनी अवधि के लिए होते हैं? तो यह होते हैं 2 वर्ष के लिए। हाल ही पिछले साल भारत इसका अस्थायी सदस्य रहा 2 साल के लिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है यूएनएससी। इसमें 5 स्थायी परमानेंट सदस्य और 10 अस्थायी, और जो 10 होते हैं उनका कार्यकाल 2-2 साल के लिए होता है। स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 159 में। जो राज्यपाल है किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेगा? वो लेगा अनुच्छेद 159 के तहत। राज्यपाल को न तो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के मामले में विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक, वह राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है। राज्यपाल क्या होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है। वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? एजेंट के रूप में। जाइए आप वहाँ देखिए क्या हो रहा है, उसकी सूचना हमें दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों से संबंधित है। कौन? सॉरी, भाग 6 में क्या है? भाग 6 संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 167 में राज्य के अधिकारों का प्रावधान है। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 113 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति को राज्यपाल में निहित किया जाएगा। राज्यपाल या तो सीधे या भारत के संविधान अनुच्छेद 154 के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसका प्रयोग करेगा। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उसके हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत अनुच्छेद 155 में भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है।
और शपथ लेगा 1959 के तहत। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं, राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्य के विधानमंडल के सत्र में न होने पर ही राज्यपाल राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल सत्र में आने के 6 सप्ताह तक ऐसा अध्यादेश वैध होता है, बशर्ते विधानमंडल के तत्संबंधी कानून न बना दिया गया हो। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य, मुख्य सलाहकारी समिति का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष या अंतर्राज्य परिषद का सदस्य। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष हो। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता। ठीक, इसके अलावा अन्य के होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति के सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रमुख, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग है क्या? राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं। क्लियर? CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 43 नंबर है। यह स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सलाह पर, जिसकी अध्यक्षता श्री के संथानम ने की थी, सरकार ने सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह एक अलग संस्था है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह अपनी रिपोर्ट CVC किसको सौंपेगी? तो यह सौंपेगी राष्ट्रपति को। याद रखिए। सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। GST परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संवैधानिक निकाय है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। GST की विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेती है। 45 नंबर, और इसका आंसर सही होगा। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता। GST के विभिन्न दर स्लैब पर निर्णय लेती है। ऑप्शन नंबर C। तो ये रहे आपके 45 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। इसकी अगले के क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि साथियों, यदि आपको लगा कि हमने कुछ अच्छा प्रयास किया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।